हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, आपने शायद वीडियो पूरी अच्छी तरह से देख लिया होगा और आपको अच्छी तरह से वो समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है साइक्लोट्रॉन में। आज अपने पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल। अपने मान लेते हैं कि अपने पास एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है और जिसकी लंबाई l है। l लंबाई और a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार है और इस चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास n है। इसको इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व भी बोल देते हैं। यानी एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। ये जो चालक तार है यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b में थीटा कोण पर स्थित है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इस चालक तार में I प्रबलता की धारा बह रही है, क्योंकि धारावाही चालक तार है, इसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में Q आवेश जो है वो Vd वेग से गति कर रहा है, अपवहन वेग Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको अपने बोलते हैं, इसलिए अपने इसको Vd से लिख दिया। तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, इसके बारे में अपने बात करेंगे। पहले जो अपने बातें लिखी है वो अपने डायग्राम से प्रदर्शित कर देते हैं। अपने पास क्या है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र को परस्पर समांतर और बराबर दूरी पर स्थित रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आगे बात करेंगे अपने। ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार रखा हुआ है। चालक तार कैसा है बेटा? जिसकी लंबाई l है और जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो a है। यानी a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और l लंबाई का ये एक चालक तार है। a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसका, l इसकी लंबाई है। इस चालक तार में I प्रबलता की धारा बह रही है और ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या कर रहा है? थीटा कोण बना रहा है। अपने क्या बात की बेटे, दोबारा देखिए। अपने ये बोला है कि अपने पास L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार है। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक तार जो है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में थीटा कोण पर स्थित है। तार में I प्रबलता की धारा बह रही है। इस तार में Q आवेश जो है वो अपवहन वेग Vd से गति कर रहा है। जब Q आवेश अपवहन वेग Vd से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करता है बेटा, तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। अपने पीछे किया था आवेश पर चुंबकीय बल, तो इस पर चुंबकीय बल आ जाएगा बेटा F = Q Vd B sin थीटा। समीकरण नंबर अपने पास आ गई 1। इस चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान अपने पास आवेश के पदों में ये आ गया। अपने को क्या करना है, इसको धारा के पदों में, क्योंकि धारावाही चालक तार है तो धारा के पदों में अपने को इस बल का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास चालक का आयतन कितना हो जाएगा? देखिए A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और L लंबाई है, तो बेलन हो गया। बेलन का आयतन होता है बेटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो अपने पास इसका आयतन आ गया AL। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गए n। तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, चालक में
कुल इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गए NaL। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपने पास है E। तो चालक में कुल आवेश Q जो है वो आ जाएगा NeAl। दोबारा देखिए, चालक का आयतन अपने पास क्या आ गया, Al आ गया। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने n है, तो Al आयतन में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश आ जाएगा अपने पास NeAl। ये आवेश का मान आ गया। ये आवेश का जो मान है, ये मान अपने 1 नंबर समीकरण में, क्योंकि अपने Q को रिप्लेस करना है I के पदों में, तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा F = NeAl इंटू अपने पास आ गया VdB sin थीटा। समीकरण नंबर आगे बेटे 3। अब देखो, इस आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय बराबर अपने पास होता है बेटा दूरी भाग चाल। तो T = अपने पास आ जाएगा L/Vd। ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब अपने धारा ज्ञात कर लेते हैं। धारा अपने को पता है क्या होती है। धारा आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर I = आ जाएगा Q/T। समीकरण 2 और 4 से मान रख देते हैं। समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर, 2 और 4 से जब इसमें मान रखेंगे बेटा, तो अपने पास I = Q का मान है अपने पास NeAl/T। T का मान है अपने पास L × Vd। L से L कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा NeAVd। ये समीकरण नंबर आ गई 5। I = अपने पास आ गया NeAVd। इस 5 नंबर से मान जो है बेटा किसका, I का, ये मान रख देते हैं अपने किस में, 3 में। तो देखिए समीकरण 3 व 5 से 3 और 5 से देखिए NeAVd, ये देखिए मैंने जिसको राउंड किया है उसको अपने रिप्लेस कर सकते हैं किससे, I से। तो अपने पास F = अपने पास आ गया ILB sin थीटा। समीकरण नंबर अपने पास आ गया बेटे 6। ये अपने पास धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र आ गया। दोबारा देखिए बेटा कैसे किया अपने ये कहा था L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार है। ये अपने पास क्या है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में रखा हुआ है और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। चालक में I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इसमें Q आवेश अपवहन वेग Vd से क्या करता है, गति करता है। जब Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, उस बल का मान ये होता है। अब चालक का आयतन ज्ञात कर लिया अपने, Al हो गया। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास आ जाएंगे NaL। हर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना E है, तो कुल आवेश अपने पास Q = NeAl आ जाएगा। ये जो वैल्यू है बेटा वो Q की वैल्यू अपने इसमें पुट कर दी, तो अपने पास फॉर्मूला 3 नंबर आ गया। अब इस आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय अपने पास होता है बेटे दूरी भाग चाल। दूरी है L, चाल है Vd, तो L बटा क्या आ जाएगा, Vd आ जाएगा। I धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I = आ जाएगा Q/T। Q अपने पास 2 नंबर समीकरण में है, T अपने पास 4 नंबर समीकरण में, दोनों के मान रख दिए, I आ गया। अब देखिए 3 नंबर और 5 नंबर से, 3 और 5 से अपने पास क्या आ गया, F = ILB sin थीटा। ये चुंबकीय बल का मान आ गया। लेकिन बल कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है, तो इसको अपने सदिश रूप में लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। बल अपने पास क्या है, सदिश राशि है, तो इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर F =
इंटू वैक्टर एल क्रॉस वैक्टर बी, या अपने इसको ऐसे लिखेंगे वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो है बेटा वो बल की दिशा में अपने पास क्या है, एकांक सदिश है। बल की दिशा में क्या है, एकांक सदिश। तो इस बल की दिशा कैसे ज्ञात करें, इस धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कैसे की जाए, ये बात समझ में आ गई होगी बेटे। अब देखिए बल की दिशा, बल की दिशा बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने पास एक नियम तो है। पहला देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, बड़ा आसान सा नियम है बेटे, बिल्कुल आसान सा। पहले मैं बताता हूं फिर अपने बात करेंगे। बायां हाथ, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। दोबारा सुनिए बेटा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाइए। इस प्रकार फैलाइए कि ये मध्यमा जो है, ये मध्यमा जो है वो चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। सिंपल सा तरीका आई बी एफ, ये आई को रिप्रेजेंट करे, ये बी को रिप्रेजेंट करे, तो ये एफ को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, एक बार अपने इसको क्या करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं। देखिए ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है, ये अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी। ये अपने पास कोई चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, ठीक है। इस नियम को कैसे लगाएं, ये आई की दिशा को व्यक्त करे, ये बी की दिशा को व्यक्त करे, तो ये अपने आप एफ की दिशा को, इसको आई की दिशा में, देखिए आई की दिशा में रख दिया मैंने मध्यमा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस धारावाही तार पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो तल के लंबवत नीचे की तरफ लगेगा। मैं धारा की दिशा बदल देता हूं बेटा, इसमें धारा की दिशा बदल दूं तो ये देखिए, ये आई, ये बी, ये एफ हो गया। अब इस तार पर जो बल लगेगा वो तल के लंबवत ऊपर की तरफ लगेगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है, ध्यान से सुनिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। अब क्या करना है, अपने को इन्हें रखना है, इन दो को रखना है, ये अपने आप अपने को बल की दिशा बताएगा। इसको रखना है तार में प्रवाहित धारा की दिशा में, इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये अपने आप बल की दिशा बता देगा। जिससे ये इस तार में धारा नीचे की तरफ बह रही है, ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये देखिए तार में प्रवाहित धारा की दिशा में रख दिया मैंने मध्यमा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो अंगूठा तल के लंबवत अपने आप आ गया। तो ये क्या हो गया, इस बल की दिशा हो गई, यानी इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ आ गई। समझ आ गया बेटे। दूसरा नियम देखिए, दूसरा है अपने पास दाहिनी हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए भी इसको यूज करवाया था, और अब मैं आपको चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी, लेकिन दोनों में अंतर हो जाएगा। ध्यान से अगर करोगे तो दाहिने हाथ की हथेली के नियम से अपने सब जगह दिशा ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है, दाहिने हाथ की अंगुलियों और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। अब दाहिना हाथ काम में लेंगे, अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैला लिया। इस तरह से फैलाएंगे कि अंगूठा जो है वो तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। दोबारा सुन लीजिए बेटा, दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैला लिया, ठीक है। अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे और अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ
चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसमें देख लेते हैं अपने, अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे। ये देखिए अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो हथेली पर जब अपने लंब डालेंगे, हथेली पर बाहर की तरफ जब लंब डालेंगे तो ये क्या बताएगा, ये चुंबकीय बल की दिशा को, मतलब इस तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। अगर अपने धारा की दिशा बदल दें, धारा की दिशा अपने ऊपर की तरफ कर दें, अब चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएंगे और इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हथेली पर अब जब लंब डालेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इस समय इस तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, तल के लंबवत नीचे की तरफ हो जाएगी। तीसरा, जैसा कि ये अपने लिखा हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म में अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, पेच का नियम काम में लिखते हैं। मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोल देते हैं, या मैक्सवेल के पेच का नियम, पेच का नियम, या फिर दाहिने हाथ का नियम भी बोल देते हैं, दाहिने हाथ का नियम। आप इन दोनों को ध्यान रखिए अच्छी तरह से, इन्हीं से अपने काम चलेगा और इन्हीं से अपने को क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। लेकिन इससे कैसे ज्ञात करें, दाहिने हाथ के नियम से। दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएंगे। अब क्या करेंगे, अंगुलियों को पहले सदिश की दिशा में रखेंगे। पहला सदिश यहाँ क्या है, वेक्टर एल है, तो इस एल की दिशा में रखा। इसको घुमाएंगे अंगुलियों को, किसकी दिशा में, बी की दिशा में। एल से बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। एल से बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत नीचे की तरफ। मैक्सवेल पेच नियम क्या होता है, पेच जो होते हैं, स्क्रू जो होते हैं, उस स्क्रू को क्या करते हैं अपने यहां रखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले सदिश से दूसरे सदिश की दिशा में स्क्रू को घुमाएंगे। अगर स्क्रू की नोक अंदर जा रही है तो इस बल की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ हो जाएगी, और अगर स्क्रू की नोक बाहर आ रही है, आपको पता है अगर अपने ऐसे स्क्रू को घुमाते हैं तो वो कसा जाता है, कसा जाता है मतलब अंदर की तरफ जाता है, और ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर आता है मतलब नोक बाहर की तरफ आ रही है तो बल की दिशा बाहर की तरफ, नोक अंदर की तरफ जा रही है तो बल की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ। लेकिन यहां रख के अपने ऐसे घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब बल की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो ये अपने पास इन नियमों से अपने बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में नंबर 1 अपने पास है, यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो। धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, समांतर स्थित हो, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। मतलब ये तार जो है, इस तार को अपने ऐसे रख दें, ऐसे रख देंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। थीटा 0 होगा तो समीकरण 6 से एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इस समय लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा देखिए बेटा, यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, चालक तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू अपने पास कितना है, 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 है तो एफ मैक्सिमम आ जाएगा बेटा ILB। इस समय बल की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ जाएगी, अधिकतम आ जाएगी। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, ILB, और इस पर अधिकतम बल लगेगा। तो ये था बेटा अपने पास धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। जब अपने किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का इन जनरल अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है ILB साइन थीटा। आपको इसी तरह से करना है बेटा, ठीक है, अगर पेपर में आता है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इस बल को ज्ञात करने की।
आपको करना इसी तरह से है। अपने एक नंबर इक्वेशन लिखी थी F इज इक्वल टू, एक नंबर इक्वेशन थी F इज इक्वल टू क्यू बी डी बी साइन थीटा। वेग होता है बेटा दूरी भाग चाल, सॉरी गलत बोल गया मैं। वेग होता है अपने पास क्या है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू एल बट्टा टी इंटू बी साइन थीटा, यानी V को मैंने लिख दिया दूरी भाग समय। अब इस T को अपने Q के बट्टा में काम में ले लें। Q बट्टा T क्या होता है, I होता है। तो F इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, आई एल बी साइन थीटा। ये तभी काम में लेना है जब अपने याद ही नहीं रहे फॉर्मूला, तब काम में लेना है। अदरवाइज अगर डेरिवेशन आता है तो अपने को उसी तरह से करना है जैसे अपने किया है। लेकिन अपने एक नंबर इक्वेशन से सीधा ही अपने बल का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। ये तब करना है जब अपने को कहीं न्यूमेरिकली काम में लेना हो और अपने याद नहीं आ रहा हो भी धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या है, तभी काम में लेना है, अदरवाइज काम में नहीं लेना है। अब आता है बेटे अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालक तारों में जब धारा प्रवाहित होती है तो उनमें परस्पर लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला अपने को ज्ञात करना है। समांतर धारावाही चालक तारों में चुंबकीय बल, समांतर धारावाही चालक तारों में चुंबकीय बल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, इसके आधार पर अपने 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा देंगे। जो आपने 11वीं क्लास में एसआई पद्धति में 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी, और वो परिभाषा बोर्ड में मोस्टली 1 नंबर की पूछ ली जाती है। अपने पास क्या है, समांतर धारावाही चालक तार हैं और उनके अंदर क्या होता है, चुंबकीय बल लगता है। अपने को पहले उस चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित करना है और इसके आधार पर अपने क्या करेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्टली बोर्ड में 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा लिखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब देखो बेटा क्या होता है, जब अपने पास क्या करते हैं, दो समांतर चालक तार हैं, उन तारों में धारा प्रवाहित करते हैं। दो समांतर चालक तार हैं और उनमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो एक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने को पता है तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये तार है, इस तार में अपने धारा प्रवाहित की, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तार के समांतर एक दूसरा तार स्थित है। जैसे इस तार में धारा प्रवाहित की तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इस तरह से। उस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार स्थित है। और अभी अपने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारावाही चालक तार स्थित है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा। अब क्योंकि धारा इसमें भी बह रही है, तो इसमें जब धारा बह रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये पहले वाला धारावाही चालक तार स्थित है, तो इस पर भी चुंबकीय बल लगेगा। अपने को ये बात ज्ञात करनी है बेटा, इसका सूत्र स्थापित करना है अपने को। जब दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा प्रवाहित होती है तो एक तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दूसरे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल लगता है। दूसरे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रथम धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल लगता है। अपने को इसका सूत्र स्थापित करना है। अपने पास क्या है बच्चे, अपने मान लेते हैं कि अपने पास अनंत लंबाई के 2 चालक तार हैं। अपने उनके भाग ले लेते हैं पी क्यू और आर एस। ये अनंत लंबाई का एक तार है बेटा, अनंत लंबाई का तार है, इसका भाग ले लिया अपने पी क्यू। एक अपने पास क्या है, अनंत लंबाई का तार है, उसका अपने भाग ले लिया आर एस। ये आर एस, ये एक दूसरे के समांतर है और इनके बीच की जो दूरी है वो आर है। अपने पास क्या है, अनंत लंबाई के 2 चालक तारों के भाग ले लिए अपने पी क्यू और आर एस।
दोनों तार परस्पर समांतर है और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। ये PQ जो है इसमें I1 प्रबलता की धारा बह रही है और इसमें I2 प्रबलता की धारा, दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है। तो अपने पहली कंडीशन ले लेते हैं, जब धारा समान दिशा में प्रवाहित हो, समान दिशा में प्रवाहित हो, अपने इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो अपने पास क्या हो गए, ये दो चालक तार हो गए, इन दोनों चालक तारों में I1 और I2 प्रबलता की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, जो PQ है, PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण R दूरी पर स्थित M बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, M बिंदु अपने पास ये है। इस PQ से R दूरी पर ये M बिंदु है और इस M बिंदु पर अपने क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ये अनंत लंबाई का तार है बेटा, और अनंत लंबाई में जब I प्रबलता की धारा बहती है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान है, पहले तार के कारण कर रहे हैं तो B1 नाम दे दिया मैंने, ये होता है μ0 I1 अपॉन 2πr, ये अपने ज्ञात किया था बेटा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो अपने दाहिनी हथेली का नियम काम में लेंगे। दाहिनी हथेली का नियम ये कहता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो तो हथेली पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हो जिस बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अब हथेली पर लंब डालेंगे तो हथेली पर लंब किधर जाएगा, तल के लंबवत नीचे की तरफ। तो बी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा। मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं, वेक्टर B1 और लिख लेते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर। समझे आगे बेटा? तो यहां अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर RS नीचे की ओर, RS के लंबवत नीचे की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ है, यानी इस RS के लंबवत क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। समझ गए? अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब देखो बेटा, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक तार पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। किस तरह से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार RS की L लंबाई पर चुंबकीय बल, RS की L लंबाई पर चुंबकीय बल का मान ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, अभी अपने एक फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले को अपने यहाँ, ये दूसरा तार है बेटा, इसको दूसरा मान रहे हैं तो वेक्टर F2 लिख देंगे। ये अपने पास आ जाएगा बेटे I2 वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B1। समझाया बेटे? इसमें धारा I2 बह रही है तो ये I2 हो गई, इसकी लंबाई अपने L मान रहे हैं तो L आ गया। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1, तो यहाँ B1 आ गया। इसको अपने ऐसे लिखेंगे I2L B1 sin 90। देखिए L की दिशा धारा की दिशा में लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है तो तार के लंबवत हो गया, तो L और B में कोण 90 डिग्री का हो गया। अब इस बल की दिशा देखिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कई नियम बता दिए, लेकिन मैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम काम में लूंगा और फ्लेमिंग का नियम दोनों बताऊंगा इसके लिए। देखिए बेटा, दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को लंबवत फैलाएंगे, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली पर डाला गया लंब, हथेली पर जब लंब डालेंगे तो ये RS के लंबवत PQ की तरफ आ जाएगा, यानी इस बल की दिशा जो है वेक्टर F2 की दिशा ये आ जाएगी। दोबारा एक बार और देखिए, और आप भी इसको बार बार अप्लाई करके देखना बेटा, बताने से सीधा नहीं आएगा, जब आप अप्लाई करेंगे इसको तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या करना है, अंगूठा धारा की दिशा में
अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब इस पर लंब डालेंगे, लंब डालेंगे तो इस तरफ आ रहा है लंब, बाहर की तरफ लंब डालना होता है इस तरफ, तो इधर लंब डालेंगे तो ये बल की जो दिशा होगी वो ये होगी, ये होगी मतलब पी क्यू की तरफ होगी। एक बार इसको लिखता हूं फिर फ्लेमिंग का बताता हूं। आर एस के लंबवत, लंबवत आर एस के तो लंबवत हो गया, पी क्यू की ओर, पी क्यू की तरफ आ गया। पता लग गया बेटा। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आई बी ये अपने आप एफ बताएगा, तो आई देखिए ये आई की दिशा में है, ये बी की दिशा में है, तो अंगूठा किसको बता रहा है, एफ की दिशा को बता रहा है। तो ये हो गया आई, ये हो गया बी, आई मतलब मध्यमा, बी मतलब तर्जनी, एफ मतलब अंगूठा, आई बी एफ। तो ये देखिए बल की दिशा किधर आ गई, आर एस के लंबवत आ गई और पी क्यू की तरफ आ गई। अब अपने पास ये बल आ गया बच्चे, वेक्टर F2 इज इक्वल टू I2 LB1 आर एस के लंबवत, लंबवत आर एस के लंबवत पी क्यू की ओर। अब देखो ये इसको एक नंबर समीकरण दे देते हैं। अब अपने सदिश रूप में नहीं लिखेंगे, अपने सीधा ही लिखेंगे। तो समीकरण एक से मान रखने पर, एक से मान रखने पर, एक से जब मान रखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू I2L इंटू B1, B1 अपने पास आ जाएगा μ0 I1 अपॉन 2 पाई R, ये अपने पास आ जाएगा μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R, और इसको अपने लिख लेते हैं F2 बट्टा L इज इक्वल टू अपने पास आ गया μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गई 2। यानी अपने पास इस आर एस चालक तार पर बल का मान आ गया, इसकी एकांक लंबाई पर बल ज्ञात कर लिया, क्योंकि एल अपने को ज्ञात नहीं था, अपने मानना था। तो ये एकांक लंबाई पर बल आ जाएगा μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। कोई दिक्कत है तो देखिए बेटा, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो दोबारा देखिए एक बार। अपने पास क्या था, ये पी क्यू और आर एस दो चालक तार हैं, ये एक दूसरे के समांतर स्थित है, समांतर है, इनमें I1 और I2 प्रबलता की धारा एक ही दिशा में बह रही है, एक ही दिशा में धारा बह रही है। तो इसमें जब धारा I1 बहेगी तो इस PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण R दूरी पर स्थित M बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 आ जाएगा। B1 का मान ये आ गया, और इसकी दिशा अपने ज्ञात कर ली थी दाहिने हाथ के नियम से। अंगूठा धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ, तो हथेली पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता देगा। ये आ गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही तार स्थित है, तो इस पर बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार RS की L लंबाई पर चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल आ जाएगा बेटे। इस चुंबकीय बल की दिशा अपने पास आ जाएगी कैसे, दाहिने हाथ की हथेली के नियम से, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली पर डाला गया लंब, तो RS के लंबवत PQ की तरफ ये आ गया। इसमें B1 का मान यहां से रख दें तो अपने पास ये आ गया, तो F2 बटा L अपने पास आ गया μ0 I1 I2 अपॉन अपने पास आ गया 2 पाई R। इसको अपने अलग से लिख लेते हैं, काम में लेंगे अपने। F2 अपॉन L इज इक्वल टू आ गया μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। समीकरण नंबर अपने पास है ये 2। बेटा यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये तार PQ के कारण ज्ञात किया अपने। अब अपने तार RS में I2 धारा बह रही है, उससे R दूरी पर एक N बिंदु ले लेते हैं। R दूरी पर एक N बिंदु, ये वाला बिंदु, इस N बिंदु पर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। इस N बिंदु पर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, तार RS में प्रवाहित धारा I2 के कारण R दूरी पर स्थित N बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इस N बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला बेटा, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र अपने पास होगा
ये दूसरे तार के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको B2 नाम देंगे। B2 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा μ0 I2 अपोन अपने पास हो जाएगा 2πr। अब इसकी दिशा कैसे, दाहिने हाथ के नियम से अंगूठा धारा की दिशा में फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ। अब हथेली पर लंब डालेंगे, बाहर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस PQ के लंबवत ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ गई PQ के लंबवत ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ गई PQ के लंबवत ऊपर की तरफ। अपने इसको ऐसे शो कर देते हैं बेटा, वेक्टर B2 ऊपर की तरफ, वेक्टर B2 जो है वो क्या आ गया, तल के लंबवत, यानी ये दिशा, ऐसे दिशा आ जाएगी ऊपर की तरफ। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये तार PQ स्थित है, तो इस तार P के ऊपर चुंबकीय बल लगेगा। तार PQ की L लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण चुंबकीय बल, इस चुंबकीय बल का मान, ये पहला तार है बेटा, वेक्टर F1 नाम देंगे। वेक्टर F1 पहला तार है तो धारा है I1 इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B2, चुंबकीय क्षेत्र B2 है। ये अपने पास आ जाएगा बेटे, वेक्टर F1 इज इक्वल टू I1 L B2 साइन 90 आएगा बेटा। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की तरफ है, लंबाई अपने धारा की दिशा में लेंगे तो दोनों एक दूसरे के लंबवत। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फिर अपने दाहिने हाथ की हथेली का नियम काम में लेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हथेली पर लंब डालेंगे, इधर आ जाएगा। यानी इस बल की दिशा वेक्टर F1 किसकी तरफ आ जाएगी, RS की तरफ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में ले लीजिए, I B F। ये देखिए I, ये B, ये F, इस तरह से अपने इस पे अप्लाई करेंगे तो I B और F। तो इस बल की दिशा आ गई PQ के लंबवत RS की ओर, PQ के लंबवत RS की ओर आ गई। ये अपने पास आ गया बेटा वेक्टर F1 इज इक्वल टू I1L B2। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपने 3। समीकरण 3 से B2 का मान रख देते हैं। समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 3 से मान रखेंगे तो यह आ जाएगा बेटा F1 इज इक्वल टू I1L इंटू B2। B2 आपके पास है μ0 I2 अपोन अपने पास आ जाएगा 2πr। ये अपने पास आ जाएगा बेटे F1 बटा L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपोन 2πr। समीकरण नंबर आगे बेटे 4। देखिए मान दोनों का एक जैसा आ रहा है, 2 और 4 से देखिए, लेकिन इनकी दिशाएं जो है वो विपरीत है। मतलब इस पर जो बल लग रहा है, किस पर, P के ऊपर, वो RS की तरफ लग रहा है, और इस पर जो बल लग रहा है वो PQ की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो समांतर चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो वे तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दो समांतर धारावाही चालक तारों में यदि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब एक ही दिशा में बहने के कारण इनकी जो स्थिति होती है वो ऐसे हो जाती है। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ऐसे शो किया जाता है, यानी एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अभी बात करेंगे अपने। अब देखिए बेटा, अपने इसका रिजल्ट लिखें तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। जब चालक तारों में जब दो समांतर चालक तारों में धारा
एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब धारा एक ही दिशा में बहेगी तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दूसरा है बेटा, जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो। इसका अब अपने सिर्फ डायग्राम बनाएंगे बेटा। रिजल्ट यही आएगा, बल की वैल्यू यही आएगी, धारा से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, लेकिन बल की दिशा कैसे चेंज हो जाएगी उसके बारे में बात करते हैं अपने। मैं एक बार ये रिजल्ट भी यहां लिख लेता हूं। F1/L इज इक्वल टू आ गया μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 4। अब आता है बेटा अपने पास कि अगर धारा विपरीत दिशा में बह रही है, धारा अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो क्या होगा। तार अपने पास वही दोनों तार हैं बेटे, अनंत लंबाई के अपने पास तार, ये PQ, ये अपने पास RS, इसमें I1, इसमें I2, और दोनों तार परस्पर R दूरी पर स्थित है। ये M बिंदु, ये N बिंदु। पहला काम अपना वही काम जो उसमें किया था, अपने क्या करेंगे, इस तार के कारण R दूरी पर M बिंदु है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की तरफ आएगा बेटा। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत किधर आ गया, नीचे की तरफ, वेक्टर B1 नीचे की ओर। देखिए धारा की दिशा बदल दी, इसमें वही रखी है, इसमें विपरीत होगी। अब बल का मान ज्ञात करेंगे। बल का मान ज्ञात करेंगे, दाहिने हाथ का नियम काम में लेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां जो है अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो बल इधर आ जाएगा। यानी इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा उस चुंबकीय बल की दिशा ये आ गई, वेक्टर F2 ये आ गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखिए, I B F, ये I की दिशा हो गई, ये B की दिशा हो गई, ये F हो गया। तो बल की दिशा क्या हो गई, RS के लंबवत बाहर की ओर, RS के लंबवत बाहर की तरफ। अब देखो इस तार के कारण, इस तार में I2 धारा बह रही है, इससे R दूरी पर N बिंदु है, इस N बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इस N बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन उसकी दिशा क्या हो जाएगी। दिशा अपने पास देखिए, अंगूठा धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ, तो इस N बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ आ जाएगी। इस N बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो तल के लंबवत नीचे की तरफ, वेक्टर B2 नीचे की ओर। वेक्टर V2 की दिशा जो है वो तल के लंबवत किधर आ गई, नीचे की तरफ आ गई, तल के लंबवत नीचे की तरफ। तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा, उस चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, ये देखिए I B और F, I B नीचे की तरफ, F इस तरफ। तो बल की दिशा अपने पास आ गई PQ के लंबवत बाहर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो चालक तारों में धारा विपरीत दिशा में बहती है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब दो चालक तारों में धारा जो है विपरीत दिशा में बहती है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब धारा एक ही दिशा में बह रही थी, एक ही दिशा में, तो वो आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही धारा विपरीत की तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। एक ही दिशा में धारा बह रही है, आकर्षित करेंगे, विपरीत दिशा में धारा बह रही है, प्रतिकर्षित करेंगे। अब आता है अपने पास 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, एक एम्पियर की SI पद्धति में परिभाषा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा,
बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में ये। 1 एम्पियर की एसआई पद्धति में परिभाषा समीकरण 2 व 4 से 2 और 4 से अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं F1/L इज इक्वल टू F2/L, इसको इन जनरल F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन अपने 2 पाई R लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपने 5। यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, R बराबर 1 मीटर हो तो समीकरण 5 से अपने पास क्या जाएगा F/L इज इक्वल टू μ0 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1। μ0 का मान होता है बेटा 4 पाई इंटू 10 की घात -7 बटा 2 पाई ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यह जगह 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। अब इसको शब्दों में लिखना है, परिभाषा आ गई अपने पास। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो परस्पर हवा या निर्वात में परस्पर समांतर स्थित परस्पर 1 मीटर दूरी पर समांतर स्थित 2 अनंत लंबाई के चालक तारों में प्रवाहित करने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर का चुंबकीय बल उत्पन्न कर दे। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के चालक तारों में प्रवाहित करने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर का चुंबकीय बल उत्पन्न कर दे। हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के समांतर चालक तारों में प्रवाहित करने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर का चुंबकीय बल उत्पन्न कर दे। तो ये अपने पास इसकी 1 एम्पियर की परिभाषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्टली पेपर में पूछी जाती है। और अगर आपके पास 1 एम्पियर की एसआई पद्धति में परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा आपको ये लिखनी है। परिभाषा सिर्फ आपको ये लिखनी है, इसको ड्राइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको परिभाषा लिखनी होती है। ये था बेटा 2 समांतर चालक तारों में लगने वाला बल। मैंने आपको कहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? ये है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। जब इस स्प्रिंग में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस स्प्रिंग की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा सा अलग टाइप से बना देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस तरह से फेरे होते हैं। जब इसमें धारा बहेगी, ये धारा ऐसे गई, नीचे से आई, इसमें धारा फिर ऐसे बही, ये नीचे से गई, इसमें धारा फिर ऐसे बही, ये ऐसे। तो देखिए बेटा, जो 2 पास पास स्थित फेरे होते हैं उनमें धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो क्या होगा? स्प्रिंग की लंबाई घट जाती है। जब किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस स्प्रिंग की लंबाई में क्या आती है? कमी आती है। कमी आने का कारण क्या होता है? देखिए, अपने मोस्टली ऐसे बनाते हैं, ये सही नहीं बना हुआ।
एक्चुअल में स्प्रिंग में फेरे इस तरह से होते हैं। तो जब अपने इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो दो पास स्थित जो फेरे हैं उनमें धारा की दिशा क्या होगी, समान होगी, जिससे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे तो स्प्रिंग की लंबाई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ये बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था बेटा अपने पास किसी चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल और परस्पर समांतर स्थित दो धारावाही चालक तारों में लगने वाला चुंबकीय बल, जिसके आधार पर अपने 1 एम्पीयर की परिभाषा दी है। अच्छी तरह से इस टॉपिक को करना बेटा। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। वीडियो पूरा देखना बेटे, पूरा देखोगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिशा, बल की दिशा ज्ञात करने वाला। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ का नियम, या फिर अपने पास क्या है मैक्सवेल पेच नियम, किसी से भी ज्ञात करें, लेकिन अच्छी तरह से अप्लाई करना अपने को आना चाहिए। बार बार जब अप्लाई करके देखोगे तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक्स।